आपके सामने आए हैं और ये प्रोग्राम जुड़ा है जो कैश फॉर जॉब स्कैम चल रहा है इस राज्य में, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो वीपीडीओ परीक्षा लीक मामला है जिसमें एसटीएफ लगातार गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी कर रही है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं यूकेएसएसएससी के ऊपर भी, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर भी, उनकी साख के ऊपर भी। हालांकि वो कहते हैं कि 27 नवंबर 2014 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग अस्तित्व में आया, तब से वो 89 परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन करा चुका है, जिसमें से वो खुद मान रहा है कि 9 में गड़बड़ी हुई है। 5 मामलों में आयोग ने मुकदमे दर्ज किए हैं, कई मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद क्या देश प्रदेश भर के जो हमारे युवा हैं, क्या वो इस चयन आयोग पे भरोसा कर पाएंगे? क्या ये चयन आयोग अपनी साख बचा पाएगा? क्या इस चयन आयोग को बने रहना चाहिए? और ये जितनी भी गिरफ्तारी हो रही है, क्या इसके बाद वो बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आएंगे जिनकी देखरेख में ये सारा गड़बड़ झाला चल रहा था? आप सोचिए, एक परीक्षा में कुछ ईमानदार परीक्षार्थी भी बैठे होंगे, कुछ लोगों को पर्चे लीक भी हुए होंगे, लेकिन अब जब इतना बड़ा खेल खुलकर सामने आ गया है कि इतने प्रश्नों में से इतने प्रश्न लीक किए गए, उन प्रश्नों के लिए पैसे लिए गए, जहां पेपर छप रहा था वहां से उसका फोटो खींच के टेलीग्राम के थ्रू उसको भेजा गया, उनको एक जगह बैठाकर उनको इन प्रश्न पत्रों के उसके जवाबों की तैयारी कराई गई। ये कुछ ऐसा मामला है जिसने अपने आप में एक बड़ा सवाल कर दिया है। और अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो भी एक तरह से मैं कहूंगा संदेह के घेरे में हैं। और ये कहीं इसी तरह का मामला तो नहीं बनता जो मध्य प्रदेश में व्यापम बना था और वहां पर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था। इस मामले में सब कुछ दूध की तरह साफ होना बहुत जरूरी है, वरना ना ये आयोग की साख बचेगी, ना ये सरकार की साख बचेगी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो प्रदेश भर के बेरोजगार हमारे उत्तराखंड के साथी जो दिन रात मेहनत करते हैं एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए, उनके प्रश्न पत्र जो हैं वो पैसों में बेच दिए जाते हैं और ये आयोग को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती। तो ये आयोग में जो लोग बैठे हैं इनकी अक्षमता है, ये मैं कहूंगा। और इस पूरे प्रकरण को जो सामने लेकर आए, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में लगातार आवाज उठाई कि साहब ये बीपीडीओ जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वो हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। बॉबी पवार देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले तो बॉबी पवार बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। आपने हार नहीं मानी, क्योंकि जब आपने ये मुद्दा उठाया था तब मैं सुनना था आयोग की ओर से कहा गया कि ये इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, गलत तथ्यों पे बात कर रहे हैं, एक गलत पिक्चर बना रहे हैं आयोग की। लेकिन अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले मामले हैं। अब साहब कौन कौन लिप्त नहीं है? पुलिस वाला लिप्त है, जहां प्रिंटिंग प्रेस है वहां का व्यक्ति लिप्त है, चयन आयोग का व्यक्ति लिप्त है, आप सोचिए कोर्ट का व्यक्ति लिप्त है, न जाने अभी और कितने लिप्त होंगे जैसे जैसे एसटीएफ का दायरा बढ़ेगा। आपको कब लगा बॉबी पवार? और उससे पहले मैं आपसे पूछूं, मैं अपने उत्तराखंड की जनता जनार्दन से कहना चाहूंगा, आप लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बात रख सकते हैं। मैं चाहता हूं आप अपना दृष्टिकोण रखें, आप क्या चाहते हैं? ये परीक्षा क्या रद्द होनी चाहिए? मैं जानता हूं कुछ लोगों को इससे कष्ट पहुंचेगा जिन्होंने मेहनत की थी, लेकिन हम इसको आगे इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और पैसे मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा खेल सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो चयन आयोग है, उत्तराखंड स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमेटी, इसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बॉबी पवार, आपको कब लगा कि साहब इसमें कुछ बड़ा गड़बड़ झाला है और आपको शक हुआ? देखिए, पहले तो मैं देवभूमि डायलॉग का बहुत बहुत आभार करूंगा कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पे तो हमें जो शंका हुई ये तब हुई जब ये रिजल्ट जारी हुआ 7 अप्रैल 2022 को। शंका शायद पहले हमें हो जाती जब ये परीक्षा हुई थी। उस दौरान क्या हुआ कि 4 और 5 दिसंबर को ये परीक्षा हुई थी। उस दौरान मैं जेल में था
और इन्हीं के लिए आंदोलन लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन लड़ रहे थे। उस दौरान 3 तारीख को मुझे जेल में बंद कर दिया था, 5 तारीख को छोड़ा था। नहीं, जेल में आपको क्यों बंद किया गया? देखिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ एक सहायक लेखाकार की परीक्षा थी, उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो कि अभी आयोग को 2 महीने पहले रद्द करनी पड़ी। जब रद्द करनी पड़ी तो हमें जेल क्यों डाला, यह भी सवाल है। तो हमें उस दौरान जेल में रखा गया। उसके बाद परीक्षा जब ये समाप्त हुई तो हमें बाहर निकाला गया। उस दौरान हमें काना कान खबर नहीं हुई। इतनी पारदर्शिता से यहाँ पर फ्रॉड किया गया, परीक्षा में अनियमितताएं की गई। पर जब हमें 7 तारीख को ये रिजल्ट निकलता है, इसमें हम चयनित जो सूची देखते हैं उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से दूर दूर का नाता नहीं है। वो कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं, कोई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, और कोई ठेकेदार या प्रॉपर्टी डीलर, इस तरह के सिलेक्शन उसमें देखे गए। तो हमने शंका जाहिर की, हमने आयोग के सामने अपनी बात रखी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, आप थोड़ा एक बार इसकी जांच कर लीजिए। परंतु आयोग ने पूरी तरह से नकार दिया था। हमने सरकार के सामने भी रखा कि इसमें ऐसा हुआ, उस दौरान कोई सुनवाई नहीं हुई। परंतु हमें जब पूरी शंका थी कि हुआ तो हुआ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आपने टॉपर के हाल देख ही रहे होंगे। जिस आयोग को टॉप किया है उस आयोग की फुल फॉर्म तक नहीं है उन्हें पता। तो हमने इसमें एविडेंस जुटाने की कोशिश की, और जब इसमें आगे बढ़ते रहे तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे एविडेंस आने लगे जिससे यह साबित हो गया कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। हमने आयोग के अध्यक्ष को इसके स्क्रीनशॉट दिए, जो पेपर से पहले के कुछ 60-65 क्वेश्चन वायरल हुए थे। हमने जब वो दिए तो उस दौरान भी उल्टा मतलब काउंटर किया गया कि आपने फर्जी बनाया है, ऐसा तैसा कर दिया है, और हमारे खिलाफ शिकायत उल्टी कर दी। जिसने भी शिकायत करी, फिर हम जांच के दायरे में आ गए, हमारी जांच हुई, एसटीएफ ने हमारी जांच की सबसे पहले। अब इनकी जो जांच हो रही वो तो जांच हुई, मतलब बिल्कुल जो मामला लेकर आ रहा सामने, पहले उसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत दी थी, और वो गुमनाम शिकायत थी कि इन्होंने फर्जी तरीके से बनाया है, इस तरीके से वो शिकायत दी थी। सबसे पहले मेरी जांच हुई, और हमने भी कहा, क्योंकि हम जब ठीक थे, हमारा जब कोई दोष इसमें नहीं था, हमने जब कुछ गलत किया नहीं था, हमने भी कहा हमारी जिस स्तर की जांच करनी आप कर लीजिए। एसटीएफ ने जांच की तो जांच में कुछ मिला नहीं, जांच में हम साफ पाए गए। तो उसके बाद हमारी जो डिमांड थी उस पर आगे जांच बढ़ी। उस पर जब जांच बढ़ी तो कहीं ना कहीं एसटीएफ को लगा कि धांधली बड़ी मात्रा में हुई है। फिर इन्होंने आयोग को भी सूचित किया और शासन को भी सूचित किया। तो मुख्यमंत्री महोदय को लगा कि ठीक है, इस पे जांच के आदेश देने चाहिए, उन्होंने जांच के आदेश दिए। पर अब सामने खुलकर सब कुछ आ रहा है। परंतु मैं भट्ट जी मैं कहना चाहूंगा, अभी भी मतलब बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, जो प्रदेश का युवा ये चाहता है कि हर बार जो लंबे समय से परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करवा रहे हैं वो मछलियां रडार से बाहर हैं। जब तक वो मछलियां अंदर नहीं हुई, जब तक वो मछलियां सलाखों के पीछे नहीं गई, तब तक ऐसी घटनाएं होते रहेंगी। तो ये तो हम मान लेना ये कैश फॉर जॉब स्कैम है, और ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसपे हमें और अंदर घुसना पड़ेगा। बिल्कुल, अंदर तो घुसना पड़ेगा, और इतना अंदर घुसना पड़ेगा कि यहाँ पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कई पार्टियों के, कई राजनीतिक दलों के लोग भी मिले हुए हो सकते हैं। आयोग के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, जो आयोग के अध्यक्ष और सचिव हैं, उनकी तो आप ये देख लीजिए लगातार कितनी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो गई है। वो चाहे 2016 में वीडियो हो, उसके बाद से जो कनिष्ठ अभियंता का जो पेपर था जेई, जिसमें 66 बच्चे एक इंस्टीट्यूट से निकले थे, वो भी रद्द हुई। उसके बाद सहायक लेखाकार देख लीजिए, वन दरोगा में इतनी अनियमितताएं हैं, और तमाम प्रकार की ये बीपीडीओ आप देख लीजिए। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं था जो या तो कोर्ट के रास्ते नहीं जा रहा था। एक बार जो भी एग्जाम हो रहा था वो कोर्ट के दरवाजे पे जरूर जा रहा था। तो क्या इनकी जवाबदेही नहीं थी कि क्यों ऐसा हर बार हो रहा है? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, संज्ञान को सरकार को फटकार लगानी चाहिए थी कि भाई ऐसा हो रहा है तो आप अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, आप या तो वहां से हटिए या तो किसी अच्छे व्यक्तियों को वहां पर अपॉइंट करते, या फिर इनका जो है ब्यौरा लेते कि क्या इस प्रकार से क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो आयोग है ये कॉम्पिटेंट है भी। अब तो इसकी कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद हम कैसे कहते कि जो आप अपने एग्जाम कराए वो ट्रांसपेरेंट थे? हम कैसे कहते जब आपकी नाक के नीचे जिसको आप ऑनलाइन एग्जाम कराने की
अनुमति दे रहे हैं जिस एजेंसी को, उसका कर्मचारी जो है वो टेलीग्राम के मार्फत पेपर लीक कर दे रहा है, एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, 1,60,000 बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आप तो इनकॉम्पिटेंट हैं, आपकी कॉम्पिटेंस पे सवाल है। बिल्कुल सर, ये हम भी यही कहना चाह रहे हैं और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ऐसा हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो गिरफ्तारियां हुई है, उन्होंने ये भी कबूला कि हम 2015 से नौकरी कर रहे हैं और 2015 के बाद हमें तो लगता है कि सारी परीक्षाएं फिर ऐसी हुई होगी। अगर पेपर प्रिंटिंग के दौरान ही ये लीक हो जाता होगा तो आप जान सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर स्कैम होता होगा। अभी जो अभिषेक वर्मा जो लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से जो गिरफ्तार किए गए, उन्होंने ये कहा कि जब प्रिंटिंग पेपर हुआ तो उसके बाद जब सील लगा रहे थे उस दौरान मैंने तीनों पालियों के पेपर की फोटो जो टेलीग्राम पर भेज दी। अब पेपर जो सील हो रहा था वो लगभग 1 महीने या 1.5 महीने पहले सील हो रहा होगा। अब ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि वो पेपर 1-1.5 महीने पहले जब टेलीग्राम से बाहर आ गया था उसके बाद वो किन किन माध्यमों से बाजारों में बिका, क्योंकि हो सकता है किसी ने उसकी फिर फोटो खींच के ले गई हो सकता है किसी ने उसकी फोटो कॉपी करके ले गई हो सकता है किसी को व्हाट्सएप में दिया हो सकता है टेलीग्राम वाला तो बोल ही रहे हैं। तो ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। और जहां तक हमें भी अभी आप सोचिए ना, इस तरह के जो प्रकरण है जी, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होते। बिल्कुल, यहां पर कोई बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है, कोई बहुत बड़ा गिरोह काम करता है जो बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, उस इकट्ठे पैसे के बाद वो अपनी डील करता है। अभी राजस्थान में बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले सदन में यही मुद्दा उठाया था, बिल्कुल, कि ये जो हमारे जो कोचिंग सेंटर हैं वो इस तरह के नेक्सस को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। और एम्स प्रकरण में भी मैं कहूंगा, वहां तो सीबीआई जांच कर रही है। एक ही राज्य के बड़े पैमाने पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाना, यह भी अपनी ओर इंगित करता है। जैसे कि मैं देख रहा था 2016 में एक गांव के 20 बच्चे निकल गए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं, और ये मैं कहूंगा कि ये कुंडली मार के बैठे, इन्हें लगता है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले तो इनकॉम्पिटेंट लोगों को तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोग लाने चाहिए जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम करा पाए। अब बॉबी भाई, दिक्कत क्या है, 1,60,000 बच्चे, अगर मान लीजिए उनमें से कितने बच्चों ने दिन रात मेहनत की होगी इस एग्जाम को पास करने के लिए, बिल्कुल, उनकी क्या गलती। आज तो हम कह रहे हैं कि साहब ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का नेक्सस सामने आ रहा है जी। आप लोगों की डिमांड क्या है? देखिए सर, हमारी डिमांड क्या है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कई वर्षों से चल रही है। हो क्या रहा है कि हर बार ऐसी घटनाएं सामने आती है और छोटी मोटी गिरफ्तारियां करवा के, छोटी मोटी धाराएं लगवा के ये काम बंद कर दिया जाता है, इन पर पर्दा डाल दिया जाता है। अब समस्या यह है कि पहले भी ये परीक्षाओं में ऐसा हुआ है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड घोटाला हुआ था 2020 में। मैं कहना चाहूंगा जो उसमें दोषी थे, जो नामजद आरोपी थे, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था, वो भी, उसमें भी कई कोचिंग संचालक थे, कई आयोग के समीक्षा अधिकारी थे, कई कृषि सहायक अधिकारी, इस प्रकार की गिरफ्तारियां हुई थी। आज वो आयोग का जो समीक्षा अधिकारी था वो भी अपने जॉब कर रहा फिर से आयोग में। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों को फिर से आपने आयोग में भेज दिया। ये लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं मैं। लोक सेवा आयोग में वो अभी जॉब कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के पद पर। उन पे गैंगस्टर लगा था फॉरेस्ट गार्ड में। उसके बाद एक कोचिंग संचालक और मुकेश सैनी का जो नाम आया था, नामजद आरोपी है, हम तो एफआईआर के उस पे कहेंगे, इस बात को रखेंगे जो एफआईआर में दर्ज है। उनको उनके आज कोचिंग चल रहे हैं, कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल चल रहे हैं। और ये चल रहा है कि पुलिस, जो आने वाली पुलिस भर्ती है, उसके लिए बच्चे हॉस्टलों में और कोचिंग में साथ में कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है कि ऐसे घटनाओं को जो अंजाम दे सकते हैं, ऐसे कामों से उनको आजीवन दूर रखा जाए। आप कह रहे हैं एसटीएफ के पास वो मैंडेट नहीं है कि वो जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनको दबोच सके, उन्हें पकड़ सके। ये आप कह रहे हैं कि उनको वो मैंडेट नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उनके ऊपर बंदिश है। बिल्कुल सर, हम अभी की जांच से तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक की जांच पारदर्शिता में हुई है और अभी तक की जितनी तीव्र गति से जो जांच हुई है, जितनी गिरफ्तारियां हुई है, वो काबिले तारीफ है। एसटीएफ की टीम, आज पूरे प्रदेश के छात्र एसटीएफ की टीम को सलाम कर रहे हैं।
परंतु अब इसमें क्या है कि कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के चेहरे खुलेंगे जो इसमें लिप्त है। अब हम नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर उन्होंने गलत किया है, वो राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति हो, उन्होंने अधर्म किया है, वो पकड़े जाएं। हम भी वही कह रहे हैं ऐसे नेताओं को कोई भी राजनीतिक दल क्यों ढोना चाहता है? अगर इनमें राजनीतिक नेताओं के नाम आते, उनको क्या ढोने की जरूरत है? हम भी यही कह रहे हैं सर, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो, और जब गिरफ्तारी हो जाए, होता क्या है कि फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसा हुआ था, कई लोग अंदर चले गए, कई लोग देश छोड़ के चले गए थे, कई लोग नेपाल चले गए थे। जब मामला शांत हुआ तब नेपाल से वापस आए। इन लोगों के खिलाफ क्या बुलडोजर काम नहीं कर सकता? अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बुलडोजर बाबा काम कर रहे हैं तो उत्तराखंड में भी नोटिस जारी करिए कि आपके खिलाफ ऐसा एक्शन लेने वाली है गवर्नमेंट। आप 10 दिन में यदि अरेस्ट होते आते हैं, सरेंडर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, आपके मकान को ध्वस्त किया जाएगा। आप ऐसे आदेश पारित करिए। कैसे लोगों का मन उस पे नहीं आएगा? लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि युवाओं का हमारे मामला है, राज्य के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है, उत्तराखंड के भविष्य का मामला है, सबसे बड़ी बात। भविष्य का मामला है, और इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी तक एसटीएफ ने अच्छा काम किया, जिस तेजी से एसटीएफ ने लोगों को दबोचा है, वो वाकई जो अच्छा काम हो रहा है। लेकिन एसटीएफ को पूरी ईमानदारी के साथ उन लोगों के गिरेबान तक भी पहुंचना चाहिए। वो जितने भी मजबूत पॉलिटिशियंस हो या बिजनेसमैन हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हो, कोई भी हो XYZ, उनको हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसको पकड़ना चाहिए और उससे जुड़ी सारी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम ट्रांसपेरेंट एग्जाम करा सकें। अब आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले आप आयोग से क्या चाहते हैं? मैं एक एक कर आपसे जानना चाहता हूं। देखिए सर, आयोग से तो हम यही चाहते हैं। आयोग से क्या चाहना है? आयोग तो पहले नकार रहा था कि ऐसा नहीं हुआ है और हम बड़े पारदर्शिता के साथ पेपर करवाते हैं। चलो आज वो गलत साबित हो गए हैं, तो आज मैं सरकार से भी गुहार लगाना चाहूंगा। क्या कोई भी सरकार मतलब ये एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी गलत कर रहा है उनके खिलाफ उनकी जांच हो, उन्हें पद से हटाया जाए, वहां किसी ईमानदार व्यक्ति को बिठाया जाए? क्या ये प्रदेश के युवाओं से जुड़ा मामला है? तो इसमें ये एक्शन त्वरित होने चाहिए। एक चीज मैं प्रदेश के युवाओं का भी रिएक्शन जानना चाहता हूं। देखिए, ये आप चुपचाप बैठेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। एक तरफ आप कहते हैं आपको नौकरी चाहिए, दूसरी तरफ आपकी नौकरी पैसों के लालच में छीनी जा रही है, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अरे साहब, जब तक आप नहीं बोलेंगे, दिक्कत क्या है? उत्तराखंडी अपने अधिकारियों के लिए बोलता नहीं है। उसे लगता है एक ट्वीट कर दिया, एक फेसबुक में मैसेज लिख दिया, मेरा काम हो गया। तो ये बॉबी पवार को क्या जरूरत है भाई आपके लिए लड़ने की? उनको तो मुझे नहीं लगता तुम्हें सरकारी नौकरी अब मिलेगी। आप भी ट्राई कर रहे हो? नहीं सर, अब क्या ट्राई करना है? 5-6 साल का ऐसा समय हो गया कि अब किताब हाथ में नहीं उठा पाए इन चक्करों में। परंतु आज संतुष्टि इसलिए है कि कहीं से कहीं हमें रिजल्ट मिला है, और कहीं ना कहीं ये हुआ है कि चलो हमने अगर फॉर्म भरने छोड़े तो कई ऐसे लोग अब फॉर्म भरेंगे जिन पे ये आशा जगेगी कि हाँ, अब करप्शन पे लगाम लगेगा तो हमारा सिलेक्शन होगा। और आपको लगता है कि ये जो कैश फॉर जॉब का स्कैम का दायरा है, ये बहुत बड़ा, कई जगह तो आपने पर्दे के पीछे से लोगों को भर्ती कर लिया है। बिल्कुल सर। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं हम प्रमाण इकट्ठा करें, क्योंकि जो लोग पर्दे के पीछे जिस भी संस्थान में लगे हुए हैं, जिनके भी रिश्तेदार हैं, जिनके भी पीआरओ हैं, जिनके भी ओएसडी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। उसका कारण यह है कि हमारे ईमानदार उत्तराखंडी भाई बहन जो दिन रात मेहनत करते हैं कि, और वो कॉम्पिटेंट हैं, बिल्कुल वो कॉम्पिटेंट हैं उस पोस्ट के लिए, लेकिन सिर्फ उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, घूस नहीं है, इसलिए वो बहुत पिछड़ जाते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ जितने भी नेताओं के रिश्तेदार, जितने भी ये बैकडोर से जिनकी भी एंट्री हुई है, उनके चेहरे से नकाब उतारना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन इस मामले में ये साबित कर दिया है
कि ये आयोग जो है ये इनकॉम्पिटेंट है। ये जरूर कह रहा है, क्या नाम है इनका, मिस्टर बडूनी कह रहे हैं कि साहब हमने 89 परीक्षा कराई, केवल 9 परीक्षा में गड़बड़ी आए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आप तो ये जो आपकी मौजूदा परीक्षा में गड़बड़ झाला निकला, इसको भी आप क्लीन चिट दे रहे थे। जब जांच ही नहीं हुई सर परीक्षाओं की, तो कैसे सामने आएगा? आप देख सकते हैं, इसको इतने जल्दी डीबी करवाने की थी आयोग को कि अगर हमारे पास डीबी के दौरान वो स्क्रीनशॉट नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं आज तक ज्वाइनिंग हो जाती है। और हर परीक्षा में ऐसा करते हैं, बचाने की पूरी कोशिश रहती है। और हम भी ये चाहते हैं कि हर बार पैसा बचाया जाता है, इस बार पैसे को डुबाने से ना बचाया जाए। इस बार जिसने पैसे दिए हैं उसके भी डूबें, जिसने लिए हैं उसके भी डूबें। तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं सर। इसमें आपकी आगे की रणनीति क्या है? आपके साथ कितने युवा हैं बॉबी भाई इस प्रकरण में, कम से कम जो आपके साथ जुड़े हुए? देखिए सर, इस प्रकरण में तो क्या है, शुरू में तो काफी लोग आलोचनाएं कर रहे थे कि ऐसा है, हर परीक्षा में टांग अड़ाते हैं, ये होता है वो होता है। शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि वो विरोधी हैं या इस तरीके के लोग हैं। मैं ये कहना चाहूंगा शायद उन्हें ये पता नहीं था कि उत्तराखंड में इतना बड़ा एक जाल फैला हुआ है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हमें पता था, हम इसलिए अडिग थे अपने उस पे, और हमें पता था कि एक दिन हम इसका खुलासा करके रहेंगे, और आज सबके सामने भी है। असल में ना बहुत तरह के गलत प्रवृत्ति के लोग उत्तराखंड में बस गए जी, वरना ये राज्य ऐसा नहीं था। बाहर से आए लोग इतनी गलत प्रवृत्ति के हैं, हमारे लोग भी उनसे मिल गए और इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे। अब ये कॉल सेंटर का कितना बड़ा भंडाफोड़ हुआ आप सोचिए। बिल्कुल सर।